हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे मेंस के क्वेश्चंस। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, क्वेश्चन मार्क, what measures and precautions are required, what measures and precautions are required to taken while arresting a person, while arresting a person। हाँ जी सोनल, आपने अटेम्प्ट किया है इसको? मैम मैंने वो किए थे जो आपने इकट्ठे लिखवाए थे, ये 4। आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो मैंने पूछा अभी? मैम ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता है इसके अंदर क्या आएगा, ये मैंने देखे ही नहीं थे क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, इसमें क्या आएगा? मैम आपने ये वो वाला पूछा है ना, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ, यही वाला ना मैम? नहीं बच्चों, मैंने पूछा है व्हेन पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। हाँ जी, इस पार्ट का आंसर करिए। मैम इसके अंदर हम ना सेक्शन 41 को मेंशन कर सकते हैं कि कब वो अरेस्ट कर सकते हैं, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या रीजनेबल सस्पिशन हो या कंप्लेंट आए पुलिस ऑफिसर को, उन केसेस में मैम वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं सेकंड, और या फिर इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर में वो करे। ठीक है, और कोई केस है जहाँ पे वो विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है पर्सन को? Okay. Refusal of name and address. Any other? हाँ जी, यहाँ पे अरेस्ट विदाउट वारंट में सिर्फ सेक्शन 41 नहीं आएगा, सेक्शन 41, 42, 43, 44, एक्सीलेंट, 151, और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर नहीं लिखा, ये नहीं लिखा विदाउट वारंट सेक्शन 41 to 60 में कहाँ किन किन केसेस में अरेस्ट हो सकता है। हाँ जी, 151 डील करता है जब प्रिवेंट करना हो क्राइम को, उस केस में पुलिस ऑफिसर के पास सेम पावर है कि वो अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है। हाँ जी मौली, और कोई केस सेक्शन? हाँ जी, एनीवन एल्स? सेक्शन 41, 42, 43, 44 along with section 151। हाँ जी, इसके अलावा लिखिए कौन से 2 और सेक्शन है जहां पे पुलिस कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट। हाँ जी, सेक्शन 123 सबसेक्शन 6, सेक्शन 123 सबसेक्शन 6। 123 बात करते हैं कि मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के लिए कोर्ट कई बार कहती है कि आपको बॉन्ड के एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है? अगर वो बॉन्ड के एग्जीक्यूट कर देते तो रिलीज कर देते हैं, वहां पे अगर नहीं करते तो कोर्ट देखती है कि अगर वो इंक्वायरी के लिए तो उन्हें कस्टडी में रखते हैं, राइट? वहां पे लिखा हुआ है कि ये पर्सन को अगर लगता है कि इंक्वायरी के लिए जरूरत नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो आप जब हम सेक्शन 116, 17, 18, 19, 20 ये सब एक सीरीज में ही है जो कनेक्टेड है, वहां पे अगर पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया है ऑन द ग्राउंड की इसकी इंक्वायरी के टाइम पे जरूरत नहीं है, वहां पे डिस्चार्ज अगर उसका कैंसिल कर दिया जाए, अगर डिस्चार्ज को कैंसिल कर दिया जाए तो उस केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। क्लियर है? 123 सबसेक्शन 6 इसकी बात करता है, और इसके बाद सेक्शन 432 सबसेक्शन 3 ये बात करता है, सेक्शन 432 रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। रिमिशन क्या होता है मौलिक? When sentence is reduced without changing its nature, nature of punishment। हाँ जी, nature of punishment क्या होती है अखिल? nature of punishment अंशुमन? हाँ जी, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की अगर बात करें, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। नेचर चेंज हो रही है तो आ जाएगा डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ डिफरेंट काइंड, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया तो उसको कन्वर्ट करके हमने फाइन कर दी, दिस इज फॉर्म ऑफ नेचर, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जिसको हम चेंज कर देते हैं। अगर हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं, रिड्यूस तो कर रहे हैं, साथ में फॉर्म भी चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर किसी को 2 months रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है और हम उसको रिड्यूस करें 1 month सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, तो उसे कहते हैं कॉम्प्यूटेशन। और अगर हम विदाउट चेंजिंग द नेचर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 months की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और उसको रिड्यूस करके 1 month रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या बट 1 month की है, तो उसे कहते हैं रिमिशन। इट मीन्स रिड्यूसिंग द पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, तो उसे कहते हैं रिमिशन। 432 ऑफ सीआरपीसी की बात करता है, आपको इसकी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिल जाती है। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। हाँ जी, यहाँ पे 432 की बात कर रहे हैं, अगर रिमिशन या सस्पेंड किया सेंटेंस, लेटर ऑन ये ऑर्डर चेंज हो गया, कैंसिल कर दिया फॉर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन, उस केस में अगर कैंसिल हो गया है तो उस केस में पुलिस कैन मेक एन अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन विदाउट वारंट। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, और आप इसको, अब इस आंसर को आप लिखेंगे कैसे? Chapter 5 CRPC deals with arrest. Arrest under CRPC can be made by police officer, private person, magistrate, then circumstances where arrest can be made. हाँ जी, एनीवन एल्स जिसने ये अटेम्प्ट किया? Chapter B of the code deals with इट्स 5, चैप्टर 5 कहते हैं उसको, चैप्टर 5। ठीक है, हाँ जी। Chapter 5 of the code deals with procedure of making of arrest. And section 41(1) is the main provision providing for situations when police may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person. तो मैंने वो subsection 1 और class B वो मेरे लिए लिखे हुए बोला। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आपने फिर मैंने हाँ जी, फिर मैंने लिखा है section 42 authorizes a police officer to arrest a person on refusal to give name and residence. और मैंने फिर मैम section 43 लिखा है gives right to a private person to carry out an arrest of a person who in presence commits cognizable or a non-bailable offence and who is a proclaimed offender. मैंने फिर section as per section 44 भी लिखा है। ठीक है, Magistrate has been given the power to ठीक arrest है। and आपने और कोई सेक्शन में section 151 लिखा है। लिखा है आपने? हाँ। ओके, फाइन। हाँ जी, इसमें आप लिखेंगे अरेस्ट कैन बी मेड विद और विदाउट वारंट। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज वी आर द क्वेश्चन इज विदाउट वारंट, तो हम कहेंगे द अरेस्ट विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट कैन बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन एंड मैजिस्ट्रेट एज वेल। क्लियर है? फिर उसकी प्रोविजंस लिखेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 41, 42 read with section 41 subsection 2 and section 151, 432 subsection 3 and section 123 subsection 6 यहाँ पे and 151 as well। यहाँ पे arrest without warrant by police, हाँ जी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर बात करेंगे अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, ये बहुत कम है पार्ट है इसका, तो आप ब्रीफली 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड अरेस्ट विदाउट मैजिस्ट्रेट। क्लियर है? जब अरेस्ट बाय पुलिस करें विदाउट वारंट, उसमें साथ में ही सारी प्रोविजंस को आपको एक्सप्लेन करना है। 41, 42, 151, 123 सबसेक्शन 6 एंड 432 सबसेक्शन 3। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको लिमिट नहीं किया हुआ। अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन आ जाता है कि मैम एक्सप्लेन क्या करें क्या ना करें। अब इसमें प्रॉब्लम तो यही है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो पार्ट ए बी ए और बी है, सॉरी ए बी एंड बी ए है, उसमें आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए पार्ट है, आप उसको एक्सप्लेन करिए। उसके बाद स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 41 देयर आर 9 ग्राउंड्स जिस पे अरेस्ट किया जा सकता है। द फर्स्ट 3 ए बी एंड बी ए डील्स विद कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। द रेस्ट आर द ग्राउंड्स, उसको इस हिसाब से लिख दीजिए। क्लियर है? इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ टर्म को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद वही सेक्शन 43 और 44 में फॉल कर जाएगा। क्लियर है? जब आप अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे कह दीजिए कि मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो वाइडर है एज कंपेयर टू पुलिस ऑफिसर एंड प्राइवेट पर्सन। क्लियर है? आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कितना करना है वो आंसर की मार्क्स की डिमांड पे है कि अगर मार्क्स ज्यादा है 20 नंबर का है तो फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर 10 नंबर का है
तो आपको चूज करना पड़ेगा क्या एक्सप्लेन करना है क्या नहीं, क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। अगर 5 नंबर का ही है तो आपको प्रोविजन ही लिखनी है, लेकिन इस हिसाब से लिखनी है कि पेज भी कम हो, आपकी नॉलेज भी दिख जाए, क्योंकि वहां पे 5 नंबर के लिए आप आधा घंटा नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, ये क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया? रेगुलेटिंग द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्यूज एंड पुलिस अथॉरिटी इज एट द क्रक्स ऑफ डेवलप। हाँ जी सेकंड पार्ट था। हाँ जी, सेकंड जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट मेजर्स एंड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड टू टेकन व्हाइल अरेस्टिंग अ पर्सन। हाँ जी, डीके बासु है, अवनीश कुमार, डीके बासु। क्या यहाँ पे सिर्फ केसेस आएंगे? हाँ जी, आपने लिखा एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये क्वेश्चन है, आप रीड करिए क्वेश्चन क्या लिखा था। what measures and precautions required to be taken while arresting a person as directed by Supreme Court? एज डायरेक्टेड बाय, हाँ जी, फिर ये केसेस आएंगे, तीनों केसेस आएंगे, फिर एंड में चाहे यहाँ पे एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट है, बट आप कंक्लूड जब करते हैं, जब आंसर का एंड पार्ट है, वहां पे जरूर ऐड कर देना दीज गाइडलाइंस आर इंकलकेटेड इन द कोड बाय अमेंडमेंट। क्लियर है? अंडर सेक्शन दिस, इसमें हमने सारी गाइडलाइंस को इंकलकेट कर दी। बच्चे वो ना विद रिस्पेक्ट टू वुमेन है, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो अरेस्ट का प्रोसीजर नहीं है। उसको करना है तो ब्रीफली करिए, क्योंकि वो एज सच क्या कहते हैं अरेस्ट के प्रोसीजर में फॉल नहीं करता है। अगर उसको आप करना चाह रहे हैं 2003 की जो जजमेंट है उसको बहुत ब्रीफ में कवर करिए, कि जैसे कि टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम द हरासमेंट ऑफ पुलिस, द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस गेव गाइडलाइन दैट हाउ द अरेस्ट ऑफ अ वुमन शुड बी मेड। इतना सा, उसको ज्यादा रेफरेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। क्लियर है? हाँ जी, एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट है तो आपको तीनों केसेस लिखने हैं, उसके बाद डालना है कि अमेंडमेंट के द्वारा हमने ऐड कर दिया इन द कोड। क्लियर है? हाँ जी, इसकी स्टार्टिंग कैसे, एक क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट रेगुलेटिंग द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एक्यूज एंड पुलिस अथॉरिटी इज एट द क्रक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल, एज ए क्या लिखा हुआ है, इज द क्रक्स ऑफ अ Criminal justice system, डेवलप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हाँ जी, सोनल आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? यस मैम। ये हाँ जी, आंसर करिए। मैम मैंने इसकी इंट्रोडक्शन लिखी है, फिर उसके बाद जो जोगेंद्र सिंह की इंट्रोडक्शन ही बताइए गाइडलाइंस क्या है वो The इंट्रोडक्शन। provision of arrest is made by the government to protect the rights of the individual so that the authorized officers does not make the misuse of this provision and detain any person without authority and outside their powers. This is a step towards the development of our criminal justice system. The apex court has made the provisions which are required to be followed by the authorities before or after the making of the arrest of the person. फिर मैम उसके बाद उसकी बाकी तो गाइडलाइंस एंड guidelines देन कंक्लूजन। हाँ जी, मुक्ति आपने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन? मैम नहीं, मैंने आज लगाया लेक्चर। ओके, शिल्पा आपने? मैम नहीं, मैंने आज ही लगाया है, फर्स्ट लेक्चर है मेरा आज। ओके, शिल्पा को फर्स्ट लेक्चर। हाँ जी, अखिल आपने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, मौली आप आंसर करिए। मैंने इसको ऐसे शुरू किया था, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड प्रोसेसेस एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल क्राइम इन इंडिया। दिस इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक पुलिस, कोर्ट्स और जुडिशियल सिस्टम। ये मैंने बहुत ज्यादा उसमें लिखा हुआ, अब मैं इसको दोबारा। ठीक है, कोई बात नहीं, रीड करिए। नेक्स्ट आई हैव रिटन कि जोगिंदर कुमार में एक डाटा दिया हुआ था कि 60% अरेस्ट अननेसेसरी है और 43% जो गवर्नमेंट एक्सपेंस है वो वहां जा रहा है, तो इसकी रिगार्डिंग दिया है। और
आपने स्टार्टिंग की लाइन क्या बोली, आप दोबारा बोलेंगे? Criminal justice system includes the institution, agencies and processes established by government to control crime in India. ठीक है, And this includes components like police, courts, judicial system. ठीक है। हाँ जी, आपने इस मैंने थोड़ा पहले मैंने लिखा है कि पावर जो सेक्शन 41 to 60 दिए गए हैं उनका मिसयूज बाय पुलिस, और फिर मैंने लिखा है रीड करो द फर्स्ट पैराग्राफ। First, मैंने लिखा है chapter 5th of the code contains sections 41 to 16. From these sections, police are vested with various powers such as to arrest a person without a warrant, arrest one who does not provide his her identity, etc. It also entails the procedure required to be for and duties of an officer while making an arrest. Section 41 of the code empowers police to arrest a person without a warrant or orders from a magistrate if they believe that such arrest is about to commit a cognizable offense. These powers are conferred to the police by the code for the purpose of aiding the police in upholding the law, prevention of crime. हाँ जी, इस ठीक है, इस आंसर को जैसे मौली ने स्टार्ट किया वैसे स्टार्ट करेंगे और आपका ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आप हाँ जी, इसमें कैसे होगा, सॉरी, कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, फॉर द बेटर और एफिशिएंट वर्किंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द मोर पावर और द मोर रिलायंस शुड बी प्लेस्ड ऑन द पुलिस, बिकॉज जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, पुलिस से होती है। इसलिए immense powers are given to the police officer for better results. But over a period of time, it is found that the police is misusing the provisions of the powers given to it. Clear है? And this was highlighted in the case of जोगिंदर कुमार। फिर जो आपने डाटा ऐड किया है वो डालेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद लिखेंगे for better results, it is necessary that the misuse of the power by the police should be curbed and the relation between the police and the accused should be maintained. Clear है? And for its effective working, हमने प्रोसीजर की बात की हुई है 41, बट इसका भी मिसयूज होता है, थोड़ा सा इसको बीच में इंकलकेट करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद लिखेंगे द गवर्नमेंट, बिकॉज ये जोगिंदर कुमार स्पेसिफिक दिया है तो आप स्पेसिफिक जोगिंदर कुमार के बारे में बात करेंगे। अगर जोगिंदर कुमार का मेंशन नहीं किया है तो आप किसके साथ बात करेंगे, जितनी भी अभी तक जजमेंट्स आई हैं, जोगिंदर कुमार, डीके बासु, अरनेश कुमार, 2003 की क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन वाले, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे द सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन gave guidelines to regulate the conduct of the police and to regulate the conduct of the police and to uphold the rights of the arrested person. And some of the guidelines are given in Joginder Kumar case. वो सारी guidelines लिख देंगे. And the similar kind of guidelines are given in DK Basu case and further more guidelines are given. वो जो नहीं जोगिंदर कुमार में covered वो लिख देंगे DK Basu की. अरनेश कुमार में फिर जो भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ अलग पॉइंट, उसको ब्रीफली डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन कि कितने, फिर आप उन जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के साथ जो डिस्कस किया सेक्शन 53 को, ये ऑलरेडी हम इशू बना के इसका आंसर कवर कर चुके हैं। हाँ जी, आप में से किसी ने इसको अटेम्प्ट किया? हाँ जी बताइए। इसका पहले जो सेक्शन 53 है, 53(1) उसका लिखा है, और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है उसका जैसे सेकंड में जो एज अरेस्ट लिखा है ना वो केस का। हाँ जी, आपने किससे शुरू किए? कौन से 53 से स्टार्ट किया आपने? हाँ जी मौली, आपने किससे स्टार्ट किया? ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया। अखिल, आपने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को? अंशुमा, सोनल, आपने अटेम्प्ट किया इसको? यस मैम। हाँ जी, कैसे अटेम्प्ट किया? मैम रीड करूं इसका आंसर? हाँ जी, आपने इश्यू बनाया है इसका? नहीं, इशू नहीं बनाया मैम मैंने। हाँ जी, इश्यू बनाया आपने बच्चा? इश्यू क्या है इसमें? That is giving samples
amounts to self incrimination under article 20 clause 3. यहाँ पे बच्चे 53 से नहीं, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से स्टार्ट वो भी होगा। मैंने लिखा, उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 किसकी बात करता है, फिर बात करेंगे टर्म। वहां पे 53 को एज सच डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें डिस्कस करना है कि जो एग्जामिनेशन के टाइम पर हमने एविडेंस दिए उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे 53 को। फिर हम फिजिकल एविडेंस कत्थी कालू ओगड़ के इसके मेनली जजमेंट को डिस्कस करेंगे। इसमें 53 को इतना हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। सोनल आपने आंसर क्या लिखा है इस पे? यस मैम, मैंने लिखा है मैम, Section 53 of Criminal Procedure Code specifically provides that when a person is arrested on a charge of committing an offense of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances, and that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person shall afford an evidence as to the commission of an offense, it shall be lawful to the registered medical practitioner acting at the request of a police officer not below the rank of sub-inspector to make such an examination of the person arrested. In the present case, the police officer has a reasonable belief that the examination of such person would help in affording evidence as to the commission of the offense. In state of Bombay versus Kathi Kalu's case, the apex court has held that Section 53 is not violative of Article 20 Clause 3 of the Constitution because they यहाँ पे हाँ जी एक मिनट, यहाँ पे इशू है whether giving samples under section 53 amounts to incrimination under article 20 clause 3. हाँ जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20 clause 3 that it is a fundamental right of a person not to compel him to be a witness against himself. आर्टिकल 23 की बात करेंगे। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे एमपी शर्मा का केस। एमपी शर्मा केस ही था या नंदिनी सर? एमपी शर्मा केस था जहां पे कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स अगर दे रहे हैं इवन देन इट अमाउंट्स टू इंक्रिमिनेशन, राइट? वहां पे फिर हम कहेंगे बट द इशू विद रिगार्ड टू गिविंग सैंपल्स वाज टेकन बाय द अपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ कत्थी कालू ओगड़ केस। वहां पे फिर कोर्ट ने कहा था डिफरेंशिएट किया बिटवीन टेस्टिमोनियल एक्ट्स एंड फिजिकल एविडेंस। फिर उस पूरे केस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सेक्शन 53 है, अगर आप इसकी रेफरेंस देना भी चाह रहे हैं तो इसको आप बहुत मैन्युअली डिस्कस करेंगे। दैट अंडर सेक्शन 53 ऑथराइजेस अ पुलिस ऑफिसर टू टेक अ पर्सन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। दैट्स इट, इससे ज्यादा रेलेवेंट नहीं है सेक्शन 53। इस क्वेश्चन में सेक्शन 53 इतना ही रेलेवेंट है। हम कह रहे हैं कि 53 के अंडर जो आप सैंपल्स प्रोक्योर कर रहे हैं क्या वो इंक्रिमिनेशन अमाउंट होगा, ये जरूरी है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। जब हम रेगुलेटिंग द इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं एक्यूज और पुलिस को, हम उसमें हमने ये भी बता सकते हैं ना कि पुलिस को ये जो पनिशमेंट्स हो सकती हैं अगर वो एक्यूज के साथ कोई मतलब उसमें हम ये नहीं बता सकते नहीं पुलिस बच्चे, के ऊपर क्या चेक है। नहीं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलेट मीन्स हम कैसे उस चीज को ठीक कर सकते हैं। जो रेमेडीज अवेलेबल टू द पर्सन है वो ठीक नहीं है, वो तो एज अ पनिशमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो है प्रोसीजर पे कि अरेस्ट मेमो बनाओ, इंफॉर्मेशन टू द फैमिली मेंबर, एक्यूज को उसका राइट बताया जाए कि आप अपने फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर कंट्रोल रूम्स में उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाए। ये सेफगार्ड्स हैं सो दैट एक बेटर फंक्शनिंग कर सकें। जो आप बात कर रहे हैं कि रेमेडीज अवेलेबल टू द एक्यूज पर्सन इन केस ऑफ इलीगल अरेस्ट, वो एज अ पनिशमेंट है, वो इसमें फॉल नहीं करेगा। हाँ जी, जो ये वाला क्वेश्चन है और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने विदाउट वारंट डिस्कस किया था, इसका जो सेकंड पार्ट था व्हाट इज द प्रोसीजर और व्हाट आर बी टेकन बाय, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ये को इन दोनों क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है, सेकंड तो ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर है? और देखा जाए जो क्वेश्चंस है उस पे जो फोकस है वो किस पे, मेनली प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट पे है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है,
चाहे हम उसको जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो हम उसको गाइडलाइंस की फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम उसको प्रोविजन के बेसिस पे लिखते हैं तो हम उसको सेक्शन वाइज लिखते हैं। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट आपके मन में? इसके अलावा हमने 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में लिखवाए थे। अखिल आपने लिखे होंगे। आप कौन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लिखे आए हैं? मैंने उसके स्टार्टिंग वाले के वो एक तो भी जो किया था सेकंड जो था उसी के ऊपर एक्शन कर रहे थे सबसे रेस्ट। ओके, जो पहले आपने वो किया ना, मुझे वो 3 क्वेश्चन देना कॉपी जहाँ पे लिखे हुए हैं आपने। Discuss the role played by judiciary in developing jurisprudence regarding rights of an arrested person. हाँ जी, इसमें हमने वही 3-4 केसेस जो हैं, जोगिंद्र कुमार, डीके बासु, अरनेश कुमार, क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले की भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। हाँ जी, यही केसेस। स्टार्टिंग कैसे होगी स्टार्टिंग भाई बेस्ड क्वेश्चन है ना? नो, इसमें कोई वैसे स्टेटमेंट नहीं है, बट यस आपको थोड़ा इंट्रो तो देनी पड़ेगी। सीधा आप ये नहीं कह सकते जोगिंद्र कुमार केस द कोर्ट गिव द गाइडलाइंस। हाँ जी, टाइम एंड अगेन इट हैज बीन फाउंड दैट पुलिस या FL लिख सकते हैं, द पार्ट टू मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन टू पुलिस अंडर सेक्शन 41, बट टाइम एंड अगेन इट हैज बीन फाउंड दैट द पुलिस इज misusing this part to a great extent, right? And it leads to custodial death and harassment, and the police use many other ways to harass the accused. Hanji, to regulate the conduct of the police and to balance कि पुलिस भी अरेस्ट कर सके और accused के जो rights हैं वो भी affect no, to maintain the balance between the two. The guidelines are given by the court in various cases, right? नहीं बच्चे, आप फिर जो आप अपने आंसर से भटक जाओगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जुडिशरी का रोल है और यहाँ पे कोई केस लॉ मेंशन नहीं है तो आपका ये आंसर बहुत बड़ा जाएगा। इसमें जोगिंदर कुमार, डीके बासु, अरनेश कुमार, हर किसी की मिनिमम 7-8 तो गाइडलाइंस है ही हैं, तो आपको ये लिखते टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर। तो अगर आप जुडिशरी के रोल पे, दैट जुडिशरी इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल नाउअडेज, दे आर रेगुलेटिंग, ये बहुत, आप जुडिशरी के रोल पे मत जाना। यहाँ पे आप